आसिम मुनीर साहब अब ईरान जाएंगे। तो खबरें ऐसे आई हैं कि शायद ये दौरा मुलतवी हो सकता है, लेकिन ज्यादा खबरें यही हैं कि आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर जाएंगे। जाना तो उन्हें है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और कोशिश यही है कि ईरान और अमेरिका किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच जाएं जहां पे यूरेनियम का मसला और आबना हुर्मुज का मसला हल हो जाए, और ईरान जो चाहता है उसमें कुछ चीजें ईरान को मिल जाएं और डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग मिले ताकि दुनिया की जान छूटे इस लड़ाई से। उधर प्यूटन ने कुछ चीजें बताई हैं प्रेसिडेंट शी को, क्योंकि आपको पता है कि प्यूटन इस वक्त दौरे पर हैं चाइना के, और वहां उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट शी के साथ। तो उन्होंने बताया कि कुछ चीजें तय पा गई थी और कुछ मामला हल होने के करीब पहुंच गए थे, और ईरान की जो यूरेनियम का मामला है उस पर अमेरिका बहुत परेशान है और उसका हल एक निकाल लिया गया था। रूसी सदर ने चीनी सदर को यह बताया, और ये जो स्टेटमेंट है ये रूसी सरकारी दफ्तर क्रेमलिन से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि सदर प्यूटन ने शी जिनपिंग को एक बार फिर तजवीज दी कि रूस ईरान की यूरेनियम को अपनी सरजमीन पर मुंतकिल करके महफूज रखने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि रूस ऐसा सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो कम की जा सके और खित्ते में अमन आ जाए। सदर प्यूटन ने कहा था कि इब्तदाई तौर पर तमाम फरीक इस फार्मूले पर मुत्तफिक हो गए थे, यानी अमेरिका, इसराइल और ईरान सब मान गए थे कि ठीक है यूरेनियम अगर चली जाती है रूस में तो इससे सब मुत्तफिक हो जाएंगे। लेकिन बाद में अमेरिका ने मौक़िफ़ सख्त करते हुए मुतालबा किया कि यूरेनियम रूस जाने की बजाय अमेरिका की निगरानी में उसे मुंतकिल किया जाए और अमेरिका के पास मुंतकिल हो जाएगी। उसके बाद ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ बदल लिया। अब रशिया ये कहता है कि हम दोबारा से ईरान को कायल करने की कोशिश कर सकते हैं अगर अमेरिका इस बात के ऊपर आमादा हो जाता है तो। इसराइल की खैर है, अमेरिका आमादा हो गया तो बात खत्म। इसराइल तो 1.5-2 घंटे की खुराक है ईरान की, अगर वो नहीं मानेगा तो ईरान खुद ही उसको मना लेगा। लेकिन असल मामला यह है कि अमेरिका इस बात को मान ले। तो रूसी सदर ने कहा जी पहले इस चीज के ऊपर ये लोग मुत्तफिक हो गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से बिगड़ गए। अब एक और खबर आ रही है इसी यूरेनियम के हवाले से, और वो सुप्रीम लीडर के हवाले से है। मुश्तबा खामनाई जो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने मुल्क के आला हुकाम को हदायत दी है कि ईरान का अफसूदा शुदा यूरेनियम किसी भी सूरत मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। यानी जो भी करना उसके साथ ईरान के अंदर करो, निगरानी में हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ईरान से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ये खबर बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे दे रहे हैं और ईरान की जानिब से जो न्यूज एजेंसीज हैं वो इसका दावा करती हैं। जबकि अमरीकी मीडिया एक और बात भी कर रहा है, वो ये कह रहे हैं जी ये खबर दुरुस्त नहीं है, हमारी ईरान के साथ बातचीत चल रही है और चीजें फाइनलाइज हो रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जा रहे हैं ईरान में और इसी पर बात होने जा रही है कि यूरेनियम को निकाला जाए ईरान के अंदर से बाहर। अब देखें आसिम मुनीर साहब इस पे ईरान को कायल कर सकते हैं या कायल नहीं कर सकते, और किन चीजों पे ईरान मान जाता है, किन चीजों पे नहीं मानता, क्योंकि यहां से जंग खत्म होनी चाहिए। सारी दुनिया के लिए यही बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और रात होती है वो अजीबोगरीब धमकी वाले ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, कि आज रात सारी सिविलाइजेशन जो है वो एक मार दी जाएगी, यानी वो मर जाएगी, पूरी सिविलाइजेशन ही मर जाएगी, पूरी तहजीब मिटा देंगे। ऐसी खौफनाक धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, और नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन, और वो कभी वापस जिंदा नहीं हो सकेंगे। मैं ये नहीं करना चाहता लेकिन मैं ये कर गुजरूंगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि हालांकि ईरान में इस वक्त टोटल रिजीम चेंज हो चुका है, हालांकि कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ, वही सारा ईरान है उसी तरह है, बल्कि ये जितनी अमेरिका को और इसराइल को फैंटी लगी है ये तो मौजूदा रिजीम ने लगाई है। आयतुल्लाह अली खामनाई तो पहले ही शहीद हो गए थे। बहरहाल वो अपनी तसल्ली के लिए कहते हैं कि जनाब रिजीम चेंज हो गया है और बेहतर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग चीज़ों को बेहतर अंदाज में करेंगे और जो 47 साल एक बदमाशी है उसका खात्मा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस किस्म की एक ट्वीट भी है अभी इस वक्त। नाज़रीन एक और बड़ी जबरदस्त खबर मेरे हाथ लगी है, खबर बड़ी मजेदार है, मैं चाहता हूं उसको अगले वीलॉग में तसल्ली के साथ आपको बताऊं कि चीन के J-10CE लड़ाका तैयारे जिन्हें पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है, इमरान खान साहब ने इनका मुआहदा किया था चीन के साथ, और ये इसलिए हमने लिए थे कि हमें आइडिया हो गया था कि इंडिया जदीद राफेल तैयारे लेने वाला है, तो हमें उनके मुकाबले के लिए कुछ बेहतर तैयारी चाहिए थे। तो फिर हमने चीन के साथ मुआहदा किया था J-10CE लड़ाका तैयारों का, और मैंने जब पहली मरतबा 10 तैयारे आए थे तो बड़ा जबरदस्त एक वीलॉग बना के बताया भी था कि ये 4.5 जनरेशन के तैयारे किस नौयत के हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त इन तैयारों का एक मुकाबला हुआ है यूरोप के तैयारों के साथ। पाकिस्तान में कहीं भी सियासत हो ना, अब यही दो चीजें बची हैं, या तो इमरान खान के हमायती बचे या उनके मुखालिफ बचे। और ये इलेक्शन हो रहा है जनाब पंजाब बार काउंसिल का, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे भी असर पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर मामला जो है सियासत के आजकल अदालतों में चले जाते हैं, और अदालतों में जहाँ पे वकला तंजीमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की तगड़ी होती है वहाँ उन्हें कुछ फ़ायदा भी होता है इस बात का, नाइंसाफियों से बचने में उनको मदद भी मिलती है। तो पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने ये हुक्म भी जारी किया है कि तमाम जो अरकान हैं, चाहे वो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदारान हैं, वो सपोर्ट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को। तो दो तरह के उम्मीदवार हैं,
इमरान खान साहब के हमायती और इमरान खान साहब के मुखालिफ, एक और इंपॉर्टेंट खबर है, सुहेल अफरीदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भारी पड़ना शुरू हो गया। देखिए, इमरान खान साहब ने अपना अफरीदी लॉन्च किया, उसके मुकाबले में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना अफरीदी लॉन्च किया। एस्टेब्लिशमेंट का जो अफरीदी है वो शाहिद अफरीदी है, और वो सिर्फ आप जानते हैं वो किस काम के लिए आते हैं। शाहिद अफरीदी साहब उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि जो करता है फौज करती है, और जो भी होगा वो फौज ही करके उनको देगी। हम फौज की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और उनकी कुर्बानियों का भी जो है वो अगर आप जायजा लें तो फौज ने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं बाद औक़ात, और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान की सरहद की वो हिफाजत करते हैं, तो इस हिसाब से ठीक है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब जैसे लोग हैं वो ये जानते हैं कि पूरा सिस्टम जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सहारे अपनी जिंदगी को भी चलाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो उन्हें कहा जाता है वो उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इमरान खान साहब का अफरीदी जो है वो अब इन एक्शन, उसने जो एक स्टेटमेंट दिया है उससे सूरत हाल तब्दील हो गई। जो सुहेल अफरीदी ने ये काम किया ना, ये बहुत जबरदस्त काम हुआ है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के देखें 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम होती है। खैबर पख्तूनख्वा से एस्टेब्लिशमेंट को मसला क्या है? 3 चीजों का मसला है ना। नंबर 1, उन्हें मसला यह कि यहां से कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए इमरान खान साहब की। अब जब गंडापुर साहब थे तब तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश थी। शेर अफजल मरवत साहब ने यह दावा भी किया कि गंडापुर से आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी बड़े खुश थे। तो इमरान खान साहब से, या तो इसका मतलब है इमरान खान साहब का फैसला यह भी ठीक निकला कि गंडापुर को हटा दिया जाए, क्योंकि देखें ना, एक आदमी से अगर इमरान खान भी खुश है और आसिम मुनीर भी खुश है, यह तो मुमकिन नहीं है। या तो एक आदमी इस वक्त, क्योंकि इमरान खान में और आसिम मुनीर में इस वक्त जो मामला पैदा हो चुका है ना, उस मामले के बाद या तो कोई शख्स आसिम मुनीर को खुश रख सकता है या इमरान खान को खुश रख सकता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा से एस्टेब्लिशमेंट को ठंडी हवा आती थी, इतना भी प्रॉब्लम होता नहीं था। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई तहरीक खड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि वहां के जो वसाइल हैं, मादनियात हैं, उनके हवाले से पूरी दुनिया की नजर होती है, आपको पता है मादनियात पे। मगरबी ममालिक के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, चाइना की भी नजर इन्हीं मादनियात पे है। तो उन मादनियात का एक कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है, और तीसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन चलता रहना चाहिए। देखें, जितना ऑपरेशन चलता है ना, किसी एरिया में जब ऑपरेशन होता है तो फोर्सेस की उतनी ज्यादा रेलिवेंसी बढ़ जाती है। जो ममालिक तरक्की कर रहे होते हैं ना, वहां सियासतदानों की रेलिवेंसी बढ़ती है। जिन ममालिक में तालीम और साइंस आगे जा रही होती है, वहां पे वजारत साइंस और वजारत तालीम की रेलिवेंसी बढ़ जाती है। जिन ममालिक में सियाहत बहुत ज्यादा होती है, वह वजीर आजम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वजीर सियाहत होता है। अब इसी तरह जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वहां पे सारे मामलाती दिफाई हैं, लिहाजा जो दिफा के इदारे हैं वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वजीरों की तो यहाँ पे औकात कोई नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट सारे मामला चलाती है। तो जितना ज्यादा बदअमनी रहेगी उतनी ज्यादा रेलिवेंसी रहेगी सिक्योरिटी फोर्सेस की। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन और चाहिए। हालांकि लगातार खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता कई दहाइयों से ऑपरेशन ही होते चले जा रहे हैं, ऑपरेशन ही होते चले जा रहे हैं, लेकिन अमन नहीं आ रहा। बलूचिस्तान लगभग 50 साल से ऑपरेशन की जद में है, अभी तक बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन नहीं आ सका। जो अकबर बुगटी को कत्ल किया गया, उसके बाद यह दावा किया गया कि अब बलूचिस्तान कंट्रोल में आ गया। 10,000 से ज्यादा लाशें उसके बाद उठाई गई हैं, पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो गई थी। बलूचिस्तान में तो ऑपरेशन से मना भी कोई नहीं करता, हुकूमत भी इनकी अपनी है, निजाम भी इनका अपना है, लेकिन आज बलूचिस्तान की सड़कों पर कोई शख्स गुजर नहीं सकता। पूरा कंट्रोल बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने ऐसा किया हुआ है कि आप खुलकर वहां फेर ही नहीं सकते। तो जिस इलाके में इतने लंबे अरसे से कई दहाइयों से ऑपरेशन चल रहा है, वहां पे अगर ये हालात हैं, तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा बनाना चाहते हैं, तो ऑपरेशन उनको वहां पे चाहिए। अब ऑपरेशन के हवाले से जो अभी किया ना सुहेल अफरीदी ने, इमरान खान वाले अफरीदी ने, यह कमाल काम किया। तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक रब्ता किया सुहेल अफरीदी ने। मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया, एमल वली खान से रब्ता किया, सराजुल हक से रब्ता किया, अमीर मुकाम, आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली बाचा समेत दीगर बहुत सारे लोगों से उन्होंने रब्ता किया और अमन व अमान की सूरत हाल पर इन सबके साथ बातचीत की। उन्होंने कहा, जनाब, इस पर कोई दो राय है ही नहीं हम सबकी कि यहाँ पे अमन और इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और यहाँ पे ये होना चाहिए, इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और ये फैसला किया कि एक मुश्तरका जरगा बुलाया जाए और स्पीकर साहब उसके लिए दावत देंगे और वो सबको बुलाएंगे और सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब ये अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। देखिए, जब तक ये डिवाइड रहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से ऑपरेशन कर सकती है, क्योंकि अलग अलग ये तमाम लोग ऑपरेशन के खिलाफ है। एमल वली खान के मुंह के आगे आप माइक करें, वो कहेंगे जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। आप फजल रहमान के मुंह के आगे माइक करें, वो कहेंगे नहीं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, आप इसके खिलाफ हैं। आप जमात इस्लामी से पूछें, वो कहेंगे जी ऑपरेशन हम नहीं मानते, हम इसके खिलाफ हैं। इवन जो बाकी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के मकामी सियासत करते हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी कोई ऑपरेशन के बड़े हमायती नहीं है। वो ये जानते हैं कि ऑपरेशन की हमायत करने का मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी रही सही सियासत को दफन कर देना। वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप फिरते रहें, आपको बड़ी मुश्किल से कोई बंदा मिलता है जो ऑपरेशन का हमायती होता है। खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर लोग मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं
और वो ये समझते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन जो इतनी बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा में पहले हो चुके हैं उनसे अमन नहीं आया, तो आइंदा अमन कैसे आएगा। वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं कि जनाब ठीक है, बैठे हैं, जरगा बुलाएं, बात करें, ताकत का इस्तेमाल रियासत जरूर करे, लेकिन उनके खिलाफ करे जो आगे से गोली चलाते हैं। ये जो कोलेटरल डैमेज है ये खत्म होना चाहिए। अब कोलेटरल डैमेज को लेकर कई लोग भाषण दे रहे थे कि जनाब कोलेटरल डैमेज हो गया तो क्या हो गया। भाई पंजाब में करवा के देख लेना आप एक दफा कोलेटरल डैमेज, आप इस्लामाबाद में करवा लें कोलेटरल डैमेज, आप करवा के देख लें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को आप कोलेटरल डैमेज के अंदर जाता हुआ देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी खौफनाक चीज है कि जो जुर्म आपने किए ही नहीं, आपको उसका पता ही नहीं है, अचानक एक बम आता है और आप सारे मारे जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब इसकी तौजीह देते हैं कि जनाब कोलेटरल डैमेज तो होगा, फिर तो सारे मारे जाएंगे, सबको भुगतना पड़ेगा। तो ख्वाजा साहब अगर आपके घर पे ये हो जाए तो आपको भुगतना पड़े तो फिर आप क्या करेंगे। तो दहशतगर्दी हुकूमती पॉलिसीज की वजह से आई है। रियासत ने खुद इन दहशतगर्दों को